हेलो एवरीवन, आई एम गीतिका हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम का मीनिंग, उनके एग्रीगेट्स का मीनिंग, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस सब कुछ कवर कर लिया है। सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो स्किप कर दिया है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो में हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है नेशनल इनकम की मेजरमेंट की, कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम की मेजरमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट होती है। किन मेथड से कैलकुलेट होती है? वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से हमारे पास नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आती है। ये 3 मेथड्स हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड की। अब इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि इस मेथड में नेशनल इनकम किन टर्म्स में मेजर होगी। नेशनल इनकम मेजर होगी वैल्यू एडिड की टर्म्स में, वैल्यू एडिड की टर्म्स मेजर होगी। तो सबसे पहले हमने इस मेथड में क्या करना है, वैल्यू एडिड निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड निकालनी है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वैल्यू एडिड हमें किन किन सेक्टर से मिलती है। वैल्यू एडिड क्या होती है? हमारी कमाई। हम कमाई किन सेक्टर से करते हैं? हम कमाई करते हैं 3 सेक्टर से। कौन कौन से सेक्टर होते हैं वो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये 3 सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर से देश को कमाई होती है। अब बात आ गई इनके मीनिंग की। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर ये होता है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। प्रोड्यूस गुड्स थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इसका एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो एक टाइप के गुड्स को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट वन टाइप ऑफ गुड्स इनटू अनदर। इसकी एग्जांपल ले लेंगे। इसकी एग्जांपल क्या होगी? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सर्विसेज। एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर या बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेट्रा। अब जब हम इन तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आगे फॉर्मूला आएगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं। तो हम वैल्यू एडिड निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैल्यू ऑफ इनपुट भी बोलते हैं। वैल्यू एडिड क्या होती है? हमारी कमाई। कमाई कैसे निकलेगी? कितना हम लेके आए उसमें से माइनस कर दिया कितना हमने दिया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी करियाना की दुकान है, मैं उसमें 20 रुपये का सामान लेके आई।
तो मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो गई 20 रुपये हो गए। और मैंने उस सामान को बेचा कितने का, मैंने सामान को बेचा 50 रुपये का, तो मेरी कमाई कितनी आएगी 30 रुपये। ठीक है। अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दी हो तो इसको कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर हमें चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर हमें सेल्स नहीं दी तो क्या करेंगे, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं। अब वैल्यू एडिड कैसे हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, जब हम तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिड ऑफ टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स की हम वैल्यू एडिड निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, GVA एट MP, मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। GVA एट MP का दूसरा नाम क्या है, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब यहाँ पे हमने GDP एट MP निकाल ली। GDP एट MP को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, GDP एट MP को NNP एट FC में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले अच्छे से बता दिया था कि 3 स्टेप्स हमने याद रखने हैं। ग्रॉस, नेट कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो ही अब कंपैरिजन करेंगे सेम जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। यहाँ पे G है, यहाँ पे N है, क्या करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, क्या करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस कर देंगे NFYA। यहाँ पे MP है, यहाँ पे FC है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो ये तो सारा हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। हमने एक बार इसके स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन वैल्यू एडिड मेथड। एक और बात ध्यान में रखना कि वैल्यू एडिड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको इन तीनों में से कोई भी नेम वो पूछ सकता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट मेथड से एक्सप्लेन करो, आउटपुट मेथड से एक्सप्लेन करो, वैल्यू एडिड से एक्सप्लेन करो। तो आपको तीनों नेम याद रखने हैं कि कौन सा मेथड है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। सेकंड में हमने क्या किया था, हमने वैल्यू एडिड निकाली थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यू एडिड। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड या फिर GDP एट MP।
फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकाल देंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस अच्छे से देखी हैं उनको ये वाला कन्वर्जन करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अच्छे से अपनी पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया, जहाँ किसी ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की, जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड नाम है, तो नेशनल इनकम किन टर्म्स में मेजर होगी? नेशनल इनकम मेजर होगी फैक्टर इनकम की टर्म्स में। फैक्टर इनकम की टर्म्स में मेजर होगी। फैक्टर इनकम हमें किन किन सेक्टर से मिलते हैं, फिर वही बात करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से मिलती है। इसका मीनिंग अब मैं आपको नहीं बताऊंगी दोबारा से, मैंने आपको पहले भी समझा दिया इसका मीनिंग बहुत अच्छे से। नेशनल इनकम हमें किन सेक्टर से मिलती है? इन सेक्टर से मिलते हैं। अब फैक्टर इनकम निकालनी है, तो फैक्टर इनकम को कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम, जिसे हम NDP एट FC भी बोलते हैं, ये निकालेंगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनका मीनिंग मैं आपको भी बता रही हूँ। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, इससे हम निकालेंगे फैक्टर इनकम NDP एट FC। इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर नहीं है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयर पुट कर दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होती है? ये बेसिकली होती है सम ऑफ पेमेंट्स मेड टू वर्कर्स either in cash or in kind for rendering सर्विसेज। ये होता है सम उन पेमेंट्स का जो हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विसेज लेने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें पहले इंक्लूड होगा वेजेस, सैलरीज, जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को देते हैं। फिर क्या आएगा इसमें? फिर आएगा इसमें बोनस, कमीशन, ठीक है, ग्रेच्युटी, और आएगा पेंशन स्कीम्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वो इंक्लूड होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फूड एक्सेट्रा,
ये भी इंक्लूड होगा। जैसे कि हम अपनी एम्प्लॉयज़ को फ्री हेल्थ सर्विस देते हैं, यहाँ पे वो रहते हैं या काम करते हैं जिस कंपनी में, उनको फ्री के स्नैक्स देते हैं खाने के लिए मिड टाइम में, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इंक्लूड होगा, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, इससे हम कैसे निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन चारों चीज़ों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सभी का आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर है, तो मैं आपको इनका मीनिंग अब दोबारा से नहीं समझाऊंगी। एक चीज़ बता देती हूँ, प्रॉफिट है जो हमारा, प्रॉफिट में हमारे पास 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कौन सी टैक्स होते हैं? ये वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रॉफिट के ऊपर कॉर्पोरेशन के। प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है वो होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये भी इसमें इंक्लूड होंगे। और इसमें क्या होगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑफ डिविडेंड, ये होता है, ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि हमें शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब थर्ड आ गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट यूज़ करती हैं कंपनीज फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज को मीट करने के लिए, मतलब अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए हम आज ही सेविंग्स करके रख लें, वो होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इससे हम कॉर्पोरेट सेविंग्स और रिटेन्ड सेविंग्स भी बोलते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो हमें समझ आना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात होगी, इसके बाद हमने बात करनी थी मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? ये होती है टोटल फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की होती है। W प्लस R प्लस I प्लस T। अब ये कैसे होगी? जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो अपने ही घर में रह रहा है, ठीक है, तो उसका रेंट बच गया ना। अगर वो अपने घर में रह रहा है तो उसे बाहर रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपनी ही जगह पे अपनी कंपनी को चला रहा है या अपना बिजनेस यूनिट चला रहा है तो उसे बाहर रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई पर्सन है, अगर उसने वेजेस नहीं देनी बाहर किसी को, उसको खुद को काम आता है, लेबर वर्क आता है, तो वो खुद ही करेगा, उसकी वेजेस बच गई, तो ये हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसे ही जो खुद ही पर्सन काम कर लेता है और उसकी वजह से उसका खर्चा बच जाता है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो ये तो हो गई हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करी, मिक्स्ड इनकम की बात कर ली। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात कर ली। जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NDP एट FC। क्या आ जाएगा हमारे पास? NDP एट FC। NDP एट FC को अब हमने कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। इसका फॉर्मूला क्या है? NNP एट FC। N सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं NFY। FC सेम है, तो इसमें NFY ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। इसके भी एक बार हम स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट
नेशनल इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स क्या हैं? हमने सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। उसके बाद हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई करके हमें पता लग गया कि वो एनडीपीएडएफसी होती है। एनडीपीएडएफसी से हम सीधा क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड है तो इसमें नेशनल इनकम किस में मेजर्ड होगी? इन टर्म्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इन टर्म्स में फाइनल एक्सपेंडिचर में। अब फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है हमें। फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक्सपेंडिचर आता किन किन इकोनॉमिक यूनिट से है। तो ये एक्सपेंडिचर हमें आता है 4 सेक्टर से या फिर 4 यूनिट से। ये कौन कौन सी हैं? ये है हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इन 4 सेक्टर से हमारे पास एक्सपेंडिचर आता है। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? जो कि कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हमारे घर में ही हमारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, हम उसमें खाना पकाते हैं, उसमें सारा कुछ कंजप्शन करते हैं ना, तो वो हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर कौन सा होता है? जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इज प्रोडक्शन सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर आ गया द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द कंट्री इज द गवर्नमेंट सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आपको पता ही है कि आजकल मॉडर्न एज है, तो सारा हमारा जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो बाहर भी जाती हैं, बाहर से भी कोई गुड्स हमारी अंदर आती हैं, तो उसमें भी एक्सपेंडिचर लगता है, उसमें भी खर्चा होता है। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मतलब फॉरेन सेक्टर को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर को निकालते कैसे हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन होगी प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, इनका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी, प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो आप ये देखोगे हाउस होल्ड सेक्टर से हमने कौन सा एक्सपेंडिचर उठाया? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेक्टर से हमने कौन सा एक्सपेंडिचर उठाया? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारा आएगा फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब इनके मीनिंग के बारे कि प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है।
प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। इसके हम बात करेंगे कि क्या होता है। ये होता है कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है, क्योंकि हम फाइनल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इसको ऐड करते हैं। इंक्लूड्स द फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by consumers, individuals and non-profit organizations एक्सेट्रा। मतलब कि जो कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स, पर्सन्स जो, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम हाउस होल्ड सेक्टर में लेते हैं, वो चीज़ें जो फाइनल जो एक्सपेंडिचर इनकर करती हैं, जो उनका एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो गुड्स की क्वांटिटी उन्होंने कंज्यूम की और उनका प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर की बात हो गई। दूसरा क्या था? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये होता है जिसमें इट इंक्लूड्स फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। इसे भी हम P इंटू क्यू करके, सेम फॉर्मूला, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया। आगे बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या है दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये है, जो हमने पहले किए थे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिट्स दोनों अलग अलग थे उसमें। बट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का है। मतलब कि ये क्या है? एक्सपेंडिचर incurred by private and government sector on investment। जो एक्सपेंडिचर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर करते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये आगे 4 टाइप्स का होता है, 4 तरह का होता है। क्या क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? ये वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि फिक्स्ड कैपिटल गुड्स के ऊपर किया जाता है। जैसे कि जब हमने कोई मशीन खरीदी है उसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड आ गया इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो जब हमने स्टॉक खरीदा उसके ऊपर हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हो गया हमारा इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर। थर्ड आ गया एक्सपेंडिचर incurred on कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई प्राइवेट यूनिट है जो, या प्राइवेट सेक्टर की कोई यूनिट है वो कोई बिल्डिंग बनाएगी या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो ये जो तीनों एक्सपेंडिचर थे ये तो हो गए प्राइवेट सेक्टर के। अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वो है जब गवर्नमेंट रोड्स बनाती है या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करती है, डैम कंस्ट्रक्ट करती है, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर ली। अब आगे हम बात करनी है नेट एक्सपोर्ट्स की। नेट एक्सपोर्ट्स, वैसे तो ये सभी को पता ही होगा कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। वो क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब कि एक्सपोर्ट्स जो हमने सामान किसी और कंट्री को भेजा वो होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? जो हम सामान किसी और कंट्री से लेके आए। तो वो जो वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी फिर यही आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हो गया। अब जब हम इन सभी चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाएगी हमारे पास? जीडीपी एट एमपी। कैसे आएगी? एक बार आपको दोबारा से फॉर्मूला बता देती हूँ। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी में से अगर हमने नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी निकालनी हो तो क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। ग्रॉस है, नेट है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डीपी है, एनपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एनएफवाईए। मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एनआईटी। तो ये आ गया हमारे पास नेशनल इनकम। स्टेप्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। फर्स्ट हमने किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, सेकंड हमने किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, थर्ड हमने किया कैलकुलेशन ऑफ
जीडीपी एट एमपी। फोर्थ हमने किया कैलकुलेशन ऑफ एनएनपी एट एफसी। तो ये हमारे 4 स्टेप्स बन गए एक्सपेंडिचर मेथड के। तो गाइज आज हमने तीनों के तीनों मेजरमेंट के मेथड्स नेशनल इनकम के, किन कैसे नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, वो हमने मेथड्स अपने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।